गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है तुम लोग भली प्रकार स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपना अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, हिंदी में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। गद्य खंड में पाठ 6 है, प्रेमचंद के फटे जूते। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे हुए जूते और उनकी साधारण सी वेशभूषा के माध्यम से उनके सादगीपूर्ण उच्च विचारों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रेमचंद की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर करारा व्यंग्य किया है। बच्चों, आज हम इस पाठ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। अब तक आपने इस पाठ में पढ़ा, लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है। उनके गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। घनी मूंछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा सा लगता है। पाँव में कैनवस के जूते हैं। उनके फीते भी ठीक ढंग से नहीं बंधे हुए हैं। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, पर बाएं पैर के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, जिसके कारण पाँव की उंगली बाहर आ गई है। इसी फटे जूते को देखकर लेखक की नज़र उस पर ही अटक गई है। प्रेमचंद की सादगी का अनुमान उनकी इस पोशाक को देखकर लगाया जा सकता है। लेखक प्रेमचंद के जूते को देखकर चिंता में डूब जाता है कि अगर फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये पोशाक है तो वास्तविक जीवन में कैसी पोशाक होगी। फिर उन्हें विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाकें रखने वाले मनुष्य नहीं हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, लेकिन उस फटे जूते के कारण उन्हें जरा भी लज्जा महसूस नहीं हो रही है, जैसे ये कोई साधारण सी बात हो। जब फोटोग्राफर ने प्रेमचंद से रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे होंगे। फोटोग्राफर ने बीच में एक क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। वो भी सोचता होगा कि ये कैसा आदमी है जो फटे हुए जूते पहनकर ही फ़ोटो खिंचवाने आ गया। इसके बाद लेखक प्रेमचंद को अपना परामर्श यानी अपनी सलाह देते हुए कहते हैं कि यदि फ़ोटो खिंचवाना इतना ज़रूरी था तो ढंग के जूते पहन लेते या फिर फ़ोटो ही नहीं खिंचवाते। वे शायद पत्नी के आग्रह को नहीं टाल सके होंगे। प्रेमचंद की पत्नी ने उनसे विनती की होगी, आग्रह किया होगा कि चलिए फ़ोटो खिंचवा लें, और उनके आग्रह को वो नहीं टाल सके होंगे, इसलिए फ़ोटो खिंचवाने आ गए होंगे, ऐसा लेखक सोचते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद से शायद तुम फ़ोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते, वरना फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी से भी मांग लेते। फिर वो उदाहरण देते कि लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई यानी दूल्हा दिखाई की रस्म जो है वो भी कर देते हैं, और मांगे हुए मोटर से बारात भी निकाल देते हैं। फिर लेखक कहते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं। कई लोग तो इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते, जैसे उन्हें लगता है कि इससे फ़ोटो में भी शायद खुशबू आ जाए। लेखक कहते हैं कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, पर उस ज़माने में भी जूते कम से कम 5 रुपये में मिलते होंगे। लेखक ने जब प्रेमचंद का फटा जूता देखा तो उसे उन पर तरस भी आया। लेखक ने कहा कि वैसे मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, भले ये ऊपर से अच्छा दिखाई देता है। इसका अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, पर उंगली ढकी हुई है। फिर लेखक कहते हैं, मैं पर्दे का महत्व जानता हूँ, पर शायद तुम नहीं जानते। तुम तो फटा जूता पहनकर ही शान से जी लेते हो, लेकिन मैं फटा जूता नहीं पहन सकता। लेखक प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्रों का यानी मेन कैरेक्टर्स का नाम लेते हुए प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। शायद तुम्हारा जूता बनिए की दुकान के चक्कर लगाते लगाते घिस गया होगा, लेकिन फिर वो खुद ही कहते हैं कि चक्कर लगाने से जूता घिस तो जाता है पर फटता नहीं। कभी कुम्मन दास जी का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था और वो हरि नाम यानी ईश्वर का नाम अलग से भूल गए थे। इसके आगे का अध्ययन हम आज करेंगे। बच्चे, जब कुम्मन दास अकबर के आमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे, तब उन्होंने कहा था कि आवत जात घिस गई पनैया, बिसर गयो हरि नाम, यानी आते जाते जूतियाँ घिस गई और मैं ईश्वर का नाम अलग से भूल गया। फिर वो कहते हैं कि ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए उन्होंने कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबे परे सलाम, या जिनको देखने मात्र से ही दुख होता है उनको हमें कभी कभी सलाम भी करना पड़ता है। अब लेखक खुद ही कहते हैं कि चलने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं, तो तुम्हारा जूता कैसे फट गया। फिर लेखक कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को यानी किसी कठोर चीज़ को ठोकर मारते रहे होगे। कोई चीज़
जो परत दर परत सर्दियों से जम गई हो, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया होगा। लेखक कहते हैं कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता जरूर आजमाया होगा। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता था। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सामने कोई भी बड़ी समस्या आए तो ज़रूरी नहीं कि हम उससे हर समय जूझें। कभी कभी हम उससे बचकर भी निकल सकते हैं, कभी कभी हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर लेखक कहते हैं तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी वही कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी। हमने बताया था उन्होंने एक उपन्यास लिखा था प्रेमचंद ने, जिसका नाम था गोदान। उसी का मेन कैरेक्टर था होरी। वही लेखक ने कहा है कि तुम्हारी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, यानी वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म मतलब नियम या इंसानियत, ये कहती है नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी जो उसको बांधे हुए थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म यानी नियम और धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, वो तुम्हारी मुक्ति थी। लेखक कहते हैं तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती हुई लगती है, यानी ऐसा लगता है किसी को इशारा कर रही हो। जिसे तुम घृणित समझते हो, यानी जिसे तुम घृणा के पात्र समझते हो, उसकी तरफ हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते हो। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। फिर लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान भी, यानी तुम्हारी व्यंग करने वाली मुस्कान भी मैं समझता हूँ। फिर लेखक कहते हैं तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए हुए हैं और जो तलवा यानी नीचे का, पैर के नीचे का तलवा, उसे घिसाकर चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर यानी टीले को हटाकर बाजू से निकल रहे हैं, बगल से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर मेरा पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम कैसे चलोगे, ये लेखक अपने लिए कहता है। फिर लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की भी बात समझता हूँ और तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। बच्चों, तुमने आज पढ़ा कि लेखक प्रेमचंद के लिए कहते हैं कि शायद तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर यानी कठोर चीज़ को ठोकर मारते रहोगे जिससे तुमने अपना जूता फाड़ लिया है, या फिर तुमने रास्ते के किसी टीले पर अपना जोर आजमाया होगा, जूता आजमाया होगा, उस पर जोर लगाया होगा। फिर लेखक उन्हें सलाह देते कि तुम उससे बचकर भी तो निकल सकते थे। ये तो समझौते की बात थी, लेकिन तुम समझौता नहीं करते। जैसे गोदान का होरी नियम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नियम और धर्म को नहीं छोड़ सके। नियम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। लेखक कहता है कि तुम्हारे पाँव की उंगली ये संकेत करती हुई, इशारा करती हुई लगती है कि जिसे तुम घृणा का पात्र समझते हो उसकी तरफ हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा करते हो। फिर लेखक खुद ही कहते हैं कि मैं तुम्हारी उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। लगता है कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो, क्योंकि हम उंगली छुपाए हुए चल रहे हैं पर हमारा तलवा यानी पैर के नीचे का तला जो है वो खिस रहा है, और उसको खिसाते हुए चल रहे हैं, वो जख्मी हो रहा है, लेकिन पाँव जो हमारा सुरक्षित नहीं है। लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे प्रेमचंद कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर मैंने अपना पाँव तो बचा लिया और मैं चलता भी रहा, मगर तुम लोगों ने अपनी उंगली को ढांकने के लिए जूते के तले का नाश कर लिया और अब तुम लोग भी चल भी नहीं सकते हो। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान समझता हूँ और तुम्हारा इशारा भी समझता हूँ। बच्चों, आज आपका पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।